नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों की जैसे कि कल परसों मैंने अपन ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव हाल ही में 18 जुलाई को वोटिंग हुई है और होने जा रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में उनका फैसला आने वाला है। हमारे राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं? दो उम्मीदवार हमारे सामने थे, द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी। और अगर न्यूज़पेपर से हम टच में हैं तो हमें पता है कि उसमें लिखा गया था कि द्रौपदी मुर्मू को ही मतलब राष्ट्रपति बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, उनको ही वोट ज़्यादा मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना हम अब राष्ट्रपति का इलेक्शंस कैसे होता है, इलेक्शन इंडिया में, वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुतों बार क्वेश्चन आता है। और आप आजकल देखोगे, चाहे हिस्ट्री ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, चाहे पॉलिटी ले लो, इनमें भी आजकल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो करंट से रिलेटेड हो, है ना। इनको भी करंट से टच करके हमारे जो एग्जामिनर हैं वो क्वेश्चन देते हैं। तो इस बहाने, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल में एक बार होता है, और जब होता है तो इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में, तो हम इस बहाने राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। आनुपातिक समान प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? आप सबने नाम तो सुना होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किन प्रणालियों के द्वारा होता है, किस मत पद्धति के द्वारा होता है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। कहाँ राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बोला गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो हालांकि थोड़ा धीरे बोलूँगी आज मैं, वीडियो को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी, कि बहुत सारे लोग पॉलिटी पढ़ के भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद में आप राष्ट्रपति के चुनाव में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लेकर हर एक चीज़ क्लियर हो, ताकि आने वाली जो हमारी भविष्य की एग्ज़ाम्स हैं उनमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छी बुक से मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं, जिसका नाम भी मैं कई बार आपको बताती रहती हूँ। नाम इसलिए नहीं दिखाया है किताब का क्योंकि कॉपीराइट के इशू हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि उस बुक से भरोसेमंद अपने पास में कोई बुक नहीं है ना, पॉलिटी के नाम पे। ठीक है, तो उसमें ये सब लिखा गया है, वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें उठाई है। देखो, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल है। देखो दोस्तों, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, और 22 भाग में जो हमारे संविधान का 5वां भाग है उसमें संघ की कार्यपालिका दी गई है। 5वें भाग से हमारा संघ शुरू हो जाता है, और 5वें भाग में 52 से लेकर 78 तक के अनुच्छेद आते हैं, और उसमें संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार का वर्णन है, सीधी सी लैंग्वेज में अपन बोले। और केंद्र सरकार में दोस्तों राष्ट्रपति भी आता है। संघ जो हमारा निर्मित होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका राष्ट्रपति है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर हमारे समस्त मंत्रिमंडल और हमारे महान्यायवादी, ये सभी संघ की कार्यपालिका में आते हैं, जो हम 52 से 78 तक के अनुच्छेदों में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। आप सबको पता है कि भारत में 2 तरह के प्रधान पाए जाते हैं, एक देश का वास्तविक प्रधान होता है और एक देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो वास्तविक प्रधान जो हमारे पास में होते हैं वो होते हैं हमारे पीएम, और जो नाम मात्र का जो हमारा प्रधान होता है वो होता है हमारे प्रेसिडेंट, है ना। क्योंकि देखो, हमारे देश में जो राज्य प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, मतलब देश के जितने भी कार्य किए जाएंगे समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मतलब वो शक्तियां नाम से राष्ट्रपति के किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य करता कौन है? प्रधानमंत्री। किसकी सहायता से? अपने मंत्रिमंडल की सहायता से। इसलिए हमारे देश में वास्तविक प्रधान हो गए प्रधानमंत्री, और जो नाम मात्र के प्रधान हो गए, मतलब देश के प्रधान या फिर राज्य प्रमुख हम बोले, उन्हें हम कहेंगे राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होते हैं, और देश का सर्वोच्च पद जो होता है वो देश का राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती है, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो रिवाइज कर लीजिएगा बार बार। अगर फिर भी मैं जल्दी बोल रही हूँ तो स्पीड बढ़ाने और कम करने का ऑप्शन आपके पास में आता है यूट्यूब पे, तो आप थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिएगा। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। हम सबको पता है दोस्तों कि जिस तरह से हम एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के सदस्यों का चुनाव के लिए हमारे यहाँ वोटिंग होती है, और जिस तरह से एमएलए के चुनाव के लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के सदस्यों को हम सब वोट देते हैं। हमारा सांसद हम सब बनाते हैं, मतलब हम खुद वोट देते हैं, और हमारा जो एमपी है वो हम खुद वोट
वोट देते हैं, ठीक है। MP MLA सबके लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कभी सुना आपने कि हम राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, जनता भाग ले रही है? जी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, MP और MLA होते हैं, वो भाग लेते हैं और उनको मिलाकर राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। तो क्योंकि जनता उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रही है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, ठीक है। अब एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। वो निर्वाचक मंडल मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सबसे पहले संसद में कौन कौन से अंग आ गए? राज्यसभा आ गई और लोकसभा आ गई। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों राज्यसभा में और लोकसभा में देखो मोस्टली सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य मनोनीत भी होते थे। जैसे कि राष्ट्रपति को पावर होती है कि वो समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान इनसे संबंधित कुछ सदस्य वहाँ चुनता है, मतलब लोकसभा में चुनता है, राज्यसभा में चुनता है। और इसके अलावा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जो अब हटा दिए गए हैं, उनका भी मनोनयन अपने यहाँ पे किया जाता था। तो मनोनीत सदस्यों को छोड़ दें, बाकी जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सब, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं किसके, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इसका मतलब है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, और विधानसभाओं में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वहाँ भी हम मनोनीत सदस्यों को नहीं लेंगे। वहाँ भी राज्यपाल के पास कुछ सदस्यों के मनोनयन का अधिकार होता है, लेकिन उनको हम नहीं लेंगे। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ना कि विधान परिषदों के। विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, मतलब पहले 7 राज्यों में थी, अब 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल और केवल राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य। दोस्तों हमारे यहाँ पे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अभी तक 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों को पावर दी गई है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की। एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। तो यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, कंठस्थ कर लो इसको, मतलब कंठस्थ करने जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। वैसे सीधी सी बात है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इतनी सी बात हमें याद रखनी। ये निर्वाचक मंडल आई थिंक कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों, द्विसदनीय विधायकों के मामले में के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो भी मनोनीत सदस्य बैठे हैं, जिनका निर्वाचन नहीं हुआ है, जिनका मनोनयन हुआ है, वो भाग नहीं लेंगे। राज्य की विधानसभाओं में जो भी सदस्य मनोनीत हैं वो भी भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषदों में, अगर विधान परिषद द्विसदनीय विधानमंडल है किसी राज्य में, क्योंकि सब में नहीं है, मोस्टली में एक ही सदन है, विधानसभा ही है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो उनमें जो सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के चाहे मनोनीत सदस्य हो और चाहे निर्वाचित सदस्य हो, विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं, उनके भी मनोनीत सदस्य यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। जब कोई सभा विघटित हो गई हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे मतलब कोई से भी विधानसभा हो, सॉरी, तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते उस स्थिति में, जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व नहीं हुआ हो। अगर मान लो किसी राज्य की विधानसभा को या फिर सरकार को 5 साल हो गए हो और वो विघटित हो चुकी हो और अभी इलेक्शन हो रहे हो या होने हो, उस स्थिति में वहाँ की जो पुरानी विधानसभा है वो भाग नहीं लेगी। हाँ, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से पहले नई सरकार बन गई है और उन्होंने अपना मंत्रिमंडल, मतलब विधानसभा आ गई है, तो वह भाग लेगी। और अगर मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम पे विधानसभा वहाँ पे नहीं है, विघटित हो चुकी है किसी भी रीजन से, तो वो भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेगी, ठीक है।
संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो। हम जो कहते हैं ना आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसीलिए यह शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब आप इस पैराग्राफ को अच्छे से समझो कि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य समानता हो। इसे ही प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य की मतों की संख्या निर्धारित की गई है। दोस्तों कि हमारे राज्य में देखो 28 राज्य हैं, हमारे भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, तो कोशिश की जाती है कि विधायकों के जो मतों का मूल्य है वो एक जैसा हो, मतलब उनमें डिफरेंस नहीं हो ज़्यादा कुछ। और इसके अलावा जो सांसद हैं अलग अलग जगह से निकल के आते हैं, उनका भी मत मूल्य एक तरह से निकाला जाए, इसलिए इसे समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोला गया है। कोशिश की गई है कि मतलब हर एक राज्य को राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग बराबरी का अधिकार दे दिया जाए, है ना। इसे ही समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोला गया है। और यह बराबरी कैसे की जाएगी, इसके लिए दोस्तों सूत्र दिए गए हैं कि विधायक जो होते हैं, विधायक मतलब विधानसभा में बैठने वाले जो सदस्य होते हैं, मतलब हमारे एमएलए होते हैं, उनका मत मूल्य निकालने का एक सूत्र दिया गया है। साथ ही जो सांसद होते हैं हमारे, मतलब जो संसद में बैठते हैं, जो हमारे एमपी होते हैं, उनका मत मूल्य निकालने के लिए भी सूत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे दो सूत्र दिए गए हैं, एक विधायकों का मत मूल्य निकालने के लिए, एक सांसदों का मत मूल्य निकालने के लिए, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। तो दोस्तों विधायक जो हैं उनका मत मूल्य कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि मान लो कि किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000, या फिर हम कह दें इंटू 1000। मतलब कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक विधायक, राजस्थान में कितने विधायक बैठते हैं दोस्तों, 200 विधायक बैठते हैं राजस्थान में। हमारी असेंबली में कितने सदस्य हैं, 200, ठीक है। अगर हम जानें कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो 6.86 करोड़ अपनी कुल जनसंख्या है, ठीक है। बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितने अपने पास में, 200 है, इंटू 1000। तो ये 6.86 करोड़ बटे 200 इंटू 1000 जो भी आएगा वो ही हमारे एक विधायक की मत की मूल्य होगा। ऐसे ही हर एक राज्य में किया जाता है, क्योंकि हर एक राज्य की जनसंख्या अलग होती है, वहाँ के असेंबली के सदस्यों की संख्या अलग होती है, तो उस हिसाब से हर एक जो विधायक है उसका मत मूल्य निकाला जाता है। आई थिंक कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हर एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है, तो संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को संसद के कुल सदस्यों में भाग देने पर प्राप्त होती है। इस लाइन को छोड़ दो और सूत्र देख लो सीधे ही। सूत्र में क्या लिखा गया है, एक संसद सदस्य का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य। पहले तो दोस्तों विधायकों का मत मूल्य निकाला जाएगा, फिर जितने भी विधायक आएंगे 28 राज्यों से उनके मत मूल्य जोड़ लिए जाएंगे, बटे किसका भाग दे दिया जाएगा, संसद में जितने निर्वाचित सदस्य हैं ना अपने, उनका उसमें भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब सभी जो विधायक हैं उनके मूल्यों को जोड़ लिया जाएगा, मतों के मूल्यों को, और उसमें संसद में जितने भी निर्वाचित सांसद हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, उनका भाग दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। चुनाव कैसे होता है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, जो मैंने आपको बता दिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब ये क्या होती है ये हम अब समझेंगे। एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान, आपको पता ही है कि मतदान गुप्त किया जाता है, ठीक है। अब एकल संक्रमणीय क्या होती है कि किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, सबसे पहले एक बार एकल संक्रमणीय समझने से पहले यहाँ पे एक बार ये समझाएगा कि किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोट चाहिए, है ना, कितने चाहिए। जैसे हमारे तो क्या होता है कि जैसे हमें एमपी चुनना है या एमएलए चुनना है, तो हम क्या देखते हैं कि मान लो कि 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से जैसे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिनिधि को वोट दिया है, तो सबसे ज़्यादा वोट जिस प्रतिनिधि के पास आए उसे ही
वो मिल जाएगा, मतलब वही जीत जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है ऐसा। राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित मत प्राप्त करना आवश्यक होता है, और वो निश्चित मत कितने होते हैं यही यहाँ पे बताया गया है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, की संख्या में एक जोड़कर भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, ये कह रहा है। देखो ये सूत्र देखो, निश्चित मतों का भाग कैसे निकालेंगे, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, तो कुल वैध मत, मान लो कि 300 वैध मत आए हैं। ठीक है, 300 वैध मत में कुल निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का भाग दे देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। तो निर्वाचित तो एक ही प्रतिनिधि होगा, राष्ट्रपति तो एक ही तो चुना जाएगा, प्लस एक कर देंगे। मतलब आप शायद सीधा से याद रख लो कि कुल वैध मत बटे 2 कर दो आप। ठीक है, प्लस एक। तो हमारे पास मान लो कि कुल वैध मत 300 है, उसमें 2 का भाग दे दो, 150 है ना। 2 का भाग देंगे 300 में तो कितने आएंगे, 150, उसमें प्लस एक कर दो, और एक कर दोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 151। मतलब 300 में से 151 वोट अगर किसी व्यक्ति के पास आते हैं तभी वह राष्ट्रपति चुना जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि मान लो 3 प्रतिनिधि खड़े हैं और 3 प्रतिनिधि के पास में, एक के पास में आ गया 100 वोट, मतलब हाँ तीनों के, मतलब एक के पास में 101 आ गया, मान लो एक के पास में 99 आ गया और एक के पास में उससे भी कम आ गया, तो हम सोच लें कि जिसके पास ज़्यादा आया वो जीत गया। नहीं, यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर 300 वोट हैं तो मतलब 151 वोट, आधे से एक ज़्यादा वोट होना ही चाहिए उसके पास में, मतलब कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1, इतने वोट होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। यहाँ पे देखो एक सारणी दी गई है जिसमें राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं जो शुरू से लेकर अब तक चुने गए थे। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। देखो अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है कि निर्वाचन, देखो हमारे तो यहाँ पे हमारे पास जितने प्रतिनिधि होते हैं ना, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे एमएलए का चुनाव है, एमएलए के चुनाव में हमारे पास में 5 प्रत्याशी हैं, तो 5 प्रत्याशी हैं तो हमारे पास एक ही वोट होता है, हम किसी एक ही व्यक्ति को वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हैं तो आपको एक वोट देना है, लेकिन एक वोट में उन चारों लोगों को वोट देना है, मतलब कि आपको उन चारों लोगों को वोट देना पड़ेगा। और चारों लोगों के वोट कैसे दोगे आप, चारों लोगों को वोट ऐसे दोगे, आपको वरीयता डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे 4 में से पहली पसंद मेरी ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है और चौथी पसंद ये है। इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मतलब आपके पास में जितने प्रत्याशी हैं आपको उतनी ही वरीयता चुननी पड़ेगी। यही यहाँ पे लिखा गया है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मतपत्र दिया जाता है। हमारे पास में एक मतपत्र होगा। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1 2 3 4 है ना, यह लिखनी पड़ेगी, अपनी वरीयता लिखनी पड़ेगी, आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता दे सकता है जितने की उम्मीदवार होते हैं। यहाँ पे आप समझो कि हमारे पास में 4 उम्मीदवार हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे सबसे ऊपर ये पसंद है तो मैं पहले इसको वरीयता 1 दे दूंगा, दूसरे नंबर पे ये पसंद है तो 2 दे दूंगी, तीसरे पे ये पसंद है तो 3 दे दूंगी और चौथे पे ये पसंद है तो इसको 4 नंबर पे वरीयता दे दूंगी। ऐसे चारों उम्मीदवारों को, हर एक व्यक्ति को, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को, हर एक व्यक्ति को अपनी वरीयता देनी पड़ेगी। जितने प्रत्याशी वहां पे खड़े हैं ना उतनी ही उनको वरीयता देनी पड़ेगी। 4 प्रत्याशी हैं तो 4 वरीयता होंगी, 2 प्रत्याशी है तो 2 वरीयता होंगी, 3 है तो 3 वरीयता होगी। मतलब 3 प्रत्याशी अगर खड़े हैं तो हम मतपत्र में लिखेंगे पहले नंबर पे मुझे ये प्रत्याशी पसंद है, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये। ठीक है, अब प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। तो मान लो कि हमने सबको वोट दे दिया, अब हमारे प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाएगी कि किसका प्रथम वरीयता के मत, चारों प्रत्याशियों के, 4 प्रत्याशी खड़े थे ना अपने पास में, चारों के प्रथम वरीयता के मत गिने जाएंगे। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, मान लो कि अपने पास 300 वोट थे और जीतने के लिए अब उसे कितने वोट चाहिए, उस सूत्र के अकॉर्डिंग 151। तो अगर चारों में से
किसी प्रत्याशी के पास में 151 वोट, प्रथम वरीयता के ही वोट गिने जाएंगे, उसके चारों वरीयता के वोट नहीं गिने जाएंगे, प्रथम वरीयता के 151 वोट आ जाएंगे तो वह प्रत्याशी विजयी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है और यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। कि प्रथम वरीयता में अगर किसी को निर्धारित जो जितने वोट चाहिए थे उतने मिल गए तो वह जीत जाएगा। अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर उसे निश्चित कोटा नहीं मिला तो अब चलेगा मतों का स्थानांतरण। और वह क्या होता है, प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को तो रद्द कर दिया जाता है। देखो अब 4 प्रत्याशी खड़े हुए थे, ठीक है, 1 2 3 4, इसे मान लो प्रथम वरीयता के वोट मिले 15, इसे मिले 12, इसे मिले 10 और इसे मिले 7, ठीक है। तो अब जो सबसे कम जिसे प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं ना, किसे मिले हैं, चौथे प्रत्याशी को मिले हैं, किसे मिले हैं, चौथे प्रत्याशी को मिले हैं। तो अब इसको क्या करेंगे कि इस प्रत्याशी को अब हटा देंगे इलेक्शन से, ठीक है। और इसके जो द्वितीय वरीयता के मत है, सभी को द्वितीय वरीयता भी तो मिली होगी, मान लो इसको 12 मिली हो, इसको 5 मिली हो, इसको 7 मिली हो और इसको 8 मिली हो, इसके जो द्वितीय वरीयता के वोट हैं बाकी ये वोट अब इनके प्रथम वरीयता में जोड़ दिए जाएंगे, है ना। बचे हुए जो भी प्रत्याशी है ना उनके प्रथम वरीयता में जोड़ दिए जाएंगे। किसके द्वितीय वोट, जिसको सबसे कम प्रथम वरीयता के, चौथे प्रत्याशी को सबसे कम प्रथम वरीयता मिली थी तो इसको चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा और इसके प्रथम वरीयता के वोट भी चुनाव से बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसको जो द्वितीय वरीयता पे वोट मिले थे ना, उन वोटों को बाकी बचे हुए प्रत्याशियों की प्रथम वरीयता में जोड़ दिया जाएगा। कौन सी वरीयता में, प्रथम वरीयता में जोड़ दिया जाएगा। और अब यह देखा जाएगा कि क्या अब निश्चित कोटा किसी प्रत्याशी को प्राप्त हो गया है, और हो गया किसी प्रत्याशी को प्राप्त तो उसको ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अगर अब भी यह नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जो अब फिर से जो 3 बचे हुए हैं उसमें जब जिसके पास में सबसे कम प्रथम वरीयता है उसको हटा देंगे और उसके द्वितीय वरीयता के वोट बाकी बचे हुए दोनों की प्रथम वरीयता में जोड़ देंगे। अब निश्चित कोटा मिल जाएगा, है ना। अभी भी नहीं मिला तो फिर से ये करेंगे कि दोनों बचे हुए हैं उसमें दूसरे को हटा देंगे और दूसरे की जो प्रथम द्वितीय वरीयता के वोट है वो प्रथम वाले में जोड़ देंगे, है ना। तो ऐसे जब तक ये स्थानांतरण चलता रहेगा जब तक कि निश्चित कोटा नहीं मिल जाता है। यही इसमें लिखा गया है कि प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो ना तो एक बार वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, पीछे जाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे और आराम से समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे जाइएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा, है ना, तो समझ में आ जाएगी। राष्ट्रपति संबंधित अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे लिखी गई थी मैंने सोचा ये भी डिस्कस कर दूँ। संबंधित चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उनका फैसला भी अंतिम होता है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव हमेशा राष्ट्रीय चुनाव आयोग ही करवाता है, लेकिन जो अगर चुनाव में घपला हो गया ना तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कई लोग क्या लिख देते हैं कि चुनाव भी वही करवाता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय चुनाव नहीं करवाता, सर्वोच्च न्यायालय चुनाव नहीं करवाता। चुनाव तो निर्वाचक मंडल ही करवाता है ना, जो राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल है। लेकिन अगर चुनाव में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका फैसला कौन करता है, फिर उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अगर निर्वाचक मंडल में कोई सदस्य मतलब नहीं आया है या फिर किसी की विधानसभा भंग हुई है तो इस आधार पर उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है। निर्वाचक मंडल में अगर कोई पद रिक्त है अथवा यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध और प्रभावी अवैध नहीं माने जाएंगे, प्रभावी बने रहेंगे। मान लो कि किसी राष्ट्रपति के चुनाव में घपला हो गया, राष्ट्रपति बन तो गया लेकिन वह मामला कहाँ चला गया, वह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस राष्ट्रपति को मतलब चुनाव को गलत साबित कर दिया। तो राष्ट्रपति ने इतने दिन में जो काम किए हैं ना वो अवैध नहीं माने जाएंगे। वो तब तक कि जब तक फैसला नहीं आता उस दिन से पहले के जो उनके द्वारा किए गए काम हैं वो प्रभावी रहेंगे। संविधान के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया और इनका प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव दिया। कुछ लोगों ने बोला
कि यार राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे बड़ा पद है और उसका ही चुनाव आप अप्रत्यक्ष रूप से करवा रहे हो, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाना चाहिए। तो यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने क्यों हाँ राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से नहीं करवाया, इसके कुछ कारण दिए गए हैं, लास्ट में वो और अपन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह एक अव्यवस्था होती यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता और वास्तविक शक्तियां नहीं दी जाती। देखो, हमें सच्चाई पता है कि राष्ट्रपति हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक पावर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है, जिन्हें हम खुद चुनते हैं, है ना। तो अगर ये गलत बात, मतलब एक तरह से अजीब सा हो जाता है कि जिसके पास में वास्तविक पावर आनी ही नहीं है उसके चुनाव को हम प्रत्यक्ष रूप से करवा रहे हैं। भाई वो चुनाव के लिए प्रत्यक्ष रूप से करवाते हैं तो कितना बखेड़ा खड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कितना बड़ा मेला लगता है अपने यहाँ पे, वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लगता। और फिर होता क्या कि उसके पास में शक्तियां तो आई ही नहीं, वास्तविक शक्तियां तो फिर भी प्रधानमंत्री के पास ही रही। तो यह अजीब सी चीज हो जाती, इसलिए नहीं अपनाया। एक और रीजन दिया है, एक विस्तृत निर्वाचक गुण को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला, समय और ऊर्जा का अपव्यय होता। ऑब्वियस सी बात है कि जबरदस्ती की, भाई पद तो नाम मात्र का ही है, उसके लिए हम इतना खर्चा कर देते जबरदस्ती, ठीक है। यह देखते हुए कि एक की प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है और निश्चित तौर पर फिर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा, और ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ और सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया था कि यार राष्ट्रपति इतना वो नहीं है पावरफुल, तो एक काम करते हैं, राष्ट्रपति में सिर्फ संसद को ही अधिकार देते हैं कि संसद के सदस्य मिलकर ही राष्ट्रपति चुन लेंगे। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात नहीं अपनाई। क्यों नहीं अपनाई? भाई संसद में तो सरकार बनाने वाले दल का ही प्रतिनिधित्व होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब अब वर्तमान संसद हम देखो, सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो संसद में प्रतिनिधित्व किसका है? बीजेपी का ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ संसद के पास ही वोटिंग का अधिकार होता है राष्ट्रपति का, तो वो अपने ही दल के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनती। लेकिन राष्ट्रपति सारे देश का प्रधान होता है, इसलिए राज्यों को भी बराबरी का हक दिया गया है यहाँ पे, ताकि सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में अगर एक एमपी, संसद में कुल एमपी देखें कि कितने एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं, तो 776 हैं। और अगर एक सांसद का मत मूल्य निकाले, सांसद का मत मूल्य कैसे निकाल रहे थे? कुल विधायकों का मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित संसद के सदस्य, है ना, तो वो 708 है। अगर आप वैल्यू याद करना चाहो, परीक्षा वाला ज़्यादा ही टफ पेपर बनाए तो हो सकता है वैल्यू पूछ ले। और भारत में अभी कुल एमएलए कितने हैं? 4120 जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। और कुल एमपी कितने हैं जो भाग ले रहे हैं? 776, एमएलए 4120। और सांसद का मत मूल्य निकालें तो 708। और विधायकों का मत मूल्य आप सोचोगे मैडम वो क्यों नहीं बताया, तो वो अलग अलग राज्य का अलग अलग होगा, क्योंकि हर राज्य में अलग जनसंख्या है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी सब राज्यों में अलग अलग है। यहाँ पे एक सारणी मैंने दी है जिसमें अलग अलग, मतलब शुरू से लेकर अब तक के राष्ट्रपतियों का नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले 1952 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वे केटी शाह थे। फिर 1957 में राजेंद्र प्रसाद जी फिर बने, राधा कृष्णन बने, जाकिर हुसैन बने, वीवी गिरी बने, फखरुद्दीन अली अहमद, संजीव रेड्डी और ये सब। और प्रतिभा पाटिल 2007 में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और फिर 14 तक इसमें प्रणब मुखर्जी लिखा गया है। 15 में रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति बने। और इसके साथ ही 16 में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन लगभग संभावना है द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो ये कितने नंबर के राष्ट्रपति होंगे ये भी याद रखना, 16वें नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे। तो आई थिंक दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न लगता है ना आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो मैंने पढ़ाया इसकी अगर PDF चाहिए ना आप, तो वो भी मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि किसी बुक का स्क्रीनशॉट लिया, बुक का मतलब फ़ोटो ली हुई है। तो अगर ये चाहिए तो आप मुझे फ़ोटो मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे ये लिंक शेयर कर दूँगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप और चाहते हो, तो वीडियो के नीचे प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। सजेशन कि आप और किस तरह के वीडियो चाहते हो वो भी आप देते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। और दोस्तों यार शेयर भी कर दिया कीजिए, चैनल को थोड़ा ग्रो करने में भी मदद करो, है ना। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।